स्वागत है एग्जाम सहयोगी में आपका। तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है करियर गाइडेंस सीरीज, जिस सीरीज में आपको बताया जा रहा है करियर से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। तो आज हमारे खास मेहमान होने वाले हैं रितेश सिंह यादव, जिनका हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी में, जो हाई प्लेसमेंट के साथ हाई सैलरी भी देती है। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे हम उनकी यात्रा के बारे में बात करेंगे, तैयारी कैसे की इसके बारे में बात करेंगे, करियर से जुड़े कई सुझावों के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। तो रितेश सिंह यादव एक इंजीनियरिंग छात्र हैं जो ऑटोमोबाइल ब्रांच से रिलेट करते हैं। उन्होंने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज वो अपने अनुभव, महत्वपूर्ण टिप्स, पढ़ाई के तरीके और प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया रहता है, इन सभी पे बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं हम रितेश सिंह यादव से। एग्जाम सहयोगी करियर गाइडेंस सीरीज में रितेश सर का स्वागत है। तो सबसे पहले तो रितेश सर अपने बारे में कुछ आपके लिए बताना चाहेंगे सर? Myself Ritesh Singh Yadav. I'm a final year student mechanical engineer automobile, and I place as a currently Maruti Suzuki junior engineer, and I have gotten many companies placements, just like L&T, Maxion Wheels, Seal Agro, and others companies. सर सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, सर आपके लिए जैसी सफलता मिली है एक डिप्लोमा के बेस पे, इतना बड़ा आपका प्लेसमेंट हुआ है, तो सर आपने ये इंजीनियरिंग की सर प्रेरणा सर ली कहाँ से? इंजीनियरिंग की प्रेरणा मेरे पास सबसे पहले मैं 5th क्लास में था तो मेरे भैया थे, वो बीटेक करते थे आईआईटी लखनऊ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसे होता है, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वहाँ से इंजीनियरिंग की प्रेरणा आई। जब मैंने हाई स्कूल में जब आया तो मैंने डिप्लोमा का फॉर्म फिल किया था, पर उसके बाद करा नहीं। मैंने कहा कि इंटर के बाद बीटेक के लिए जाएंगे, प्रिफर सब सोचते हैं यही, नॉर्मल सबके मन में यही आता है कि बीटेक मतलब करने आया है। जैसे किसी के भैया जो होते हैं पहले पढ़े हुए, तो वो बीटेक के लिए बताते हैं। तो हमने भी सोचा चलो इंटर करके बीटेक कर लेंगे। बीटेक के लिए हमने फॉर्म फिलअप किया। उस समय आता था CUET, UG नया आया था, और JEE मेंस करंटली तो चल ही रहा था, ट्रेंडिंग था। तो JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो आर्किटेक्ट से घर वालों ने करवाया। तो उसके बाद हमारा आर्किटेक्ट में हुआ भी, पर बहुत दूर हुआ तेलंगाना में, तो हमने उसको देना ही कर दिया, जिसके घर वालों की मर्जी नहीं थी। और उसी समय आज धोखे में JEE फॉर्म फिल कर दिया था डिप्लोमा वाला। तो डिप्लोमा वाले फॉर्म से फिर कॉलेज काउंसलिंग कराई, और हमें पहले नंबर 5वें नंबर पे था ये कॉलेज, बरेली फिलअप किया था, बाकी सब लखनऊ के, हमें ये कॉलेज मिल गया। तब उस समय लगा था कि जब जैसे ऐसा माहौल बना था, जब हम आए यहाँ पे तो हमने देखा इस कॉलेज को, जैसे देखने में कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में तो अच्छा नहीं लगता है। जब हम आए तो हमने कहा कहाँ गोदाम में आ गए हैं। इसके बाद से हमने कहा कि कैसे लोग होंगे, अब ऐसा कॉलेज है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। पर जो उसके बाद जब स्टडी के मटेरियल में सबसे बढ़िया है लखनऊ भी, इसके पीछे आगे जब मैंने आप फाइनल ईयर में आया हूँ, इंटरव्यू देने लखनऊ जा रहा हूँ, अब देख रहा हूँ तो वहाँ के टीचर यहाँ के टीचर में ज़मीन आसमान का अंतर है। जी सर सेकंड क्वेश्चन ये हमारा रहेगा, जो आपके लिए टोयोटा की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिली थी सर, उसका सर क्या प्रोसीजर था? जैसे हमने और सीनियर से तो ज़्यादातर पूछ ही लिया है कि ये इंटरव्यू कैसे होता है या क्वेश्चन क्या रहते हैं, तो सर मैं आपसे थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन सर पूछना चाहूँगा। तो उसी सर क्वेश्चन में मैं जोड़ रहा हूँ, आप टोयोटा के स्कॉलर भी रहे हैं, आप उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं, अखबारों की सुर्खियों में तो सर आप रहे ही हैं, चाहे कॉलेज की और एक्टिविटी हो या पढ़ाई के मामले में हो। तो सर टोयोटा के स्कॉलर भी रहे हैं, तो सर उसके बारे में सर कुछ बताइएगा। टोयोटा कंपनी जस्ट अभी 1 ईयर पहले ही अपने कॉलेज को विजिट किया, और ये पूरी ऑल ओवर यूपी में दो जगह ही है जहाँ पे ये अपना प्रोग्राम चला रही है। एक उसमें अपना कॉलेज एक है, तो इसमें TTEP प्रोग्राम होता है, टोयोटा टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम, ओनली फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए इस समय है। आगे चल के शायद इन फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए भी हो, बट अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जब ये आया था कॉलेज में, तो हमारे प्रिंसिपल सर ने के साथ एक बॉन्ड साइन हुआ था कि 20 स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट करेंगे जो टॉपर होंगे। स्टार्ट से जो क्रीमी लेयर होगी तो उनको सिलेक्ट किया। उसके बाद से उन्होंने एक और फैसिलिटीज़ दी, जो इकोनॉमिक टॉप पे जो थोड़े पुअर होंगे, बट उस 20 में टॉप पे होंगे।
उस 20 में 5 बच्चे जो टॉप पे होंगे उनको वो देंगे स्कॉलरशिप पैकेज। यस सर। तो स्कॉलरशिप पैकेज में उन्होंने 50,000 रुपये का एक डील की थी। जी सर। तो 50,000 रुपये पर हेड के हिसाब से उन्होंने स्कॉलरशिप भी दी। जी सर। तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा था, और हम लोग के लिए मेनली ये नहीं था कि मोटो कि हमें स्कॉलरशिप चाहिए या टोयोटा में सिलेक्शन चाहिए, मेनली था कि नॉलेज। तो टोयोटा से हमें नॉलेज भी बहुत हुई। क्यों? हमारे पास कॉलेज के पास इंजन्स नहीं थे जी सर। मल्टी टेक्नोलॉजी के। पहले थे 90s टाइम के इंजन हैं जो डीजल कार्बोरेटर वाले। अब आ रहे हैं इंजन अलग अलग टाइप के, जैसे कि उसमें एक्सीलरेटर नहीं होता है, मतलब क्लच नहीं होता। तो उसमें उसके बारे में बताया गया हाइब्रिड इंजन्स। तो वो हाइब्रिड इंजन हमारे टोयोटा लैब में है। और उसमें टॉर्क कन्वर्टर वाला इंजन है जिसमें क्लच का यूज ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे इंजन्स को वहाँ पे असेंबल किया गया है, जिससे नॉलेज ऑटोमोबाइल ब्रांच में बहुत ज़्यादा। जी सर, जैसा कि सर का कहना है कि बरेली पॉलिटेक्निक प्रेजेंट टाइम में ऑटोमोबाइल के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है यूपी का। अगर यूपी टेक्निकल कॉलेज में हम बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है। और यहाँ का प्लेसमेंट आप देख ही रहे हैं, सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है। जो सर ही बैठे हुए हैं, सर का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है, जो कि मारुति सुजुकी ने दिया है। सर आपका सर कैसा अनुभव रहा जब आपके लिए पहला इतना हाईएस्ट पैकेज सर मिला, जबकि यहाँ आप कॉलेज की अन्य गतिविधियों में भी सर टॉप पे रहे हैं, जैसे डांस हो, और सर को काफ़ी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं सुर्खियों में रहे हैं सर। तो सर आप अन्य एक्टिविटी के साथ भी इन चीज़ों में भी सर टॉप पे रहे सर। और बाकी स्टूडेंट क्या है, सिर्फ पढ़ाई में है तो सर पढ़ाई में ही रहते हैं, या खेल एक्टिविटी में सर उसी में रहते हैं। सर आप सर मतलब सब में सर जैसे परफेक्ट मैन सर, तो उसके बारे में सर बताइएगा सर। मेनली सबको ये रहना चाहिए कि हर चीज़ एक्टिविटी में आगे रहना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि यहाँ हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ते ही रहे, बस में मोटो खाली पढ़ने का हो। हाँ ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट पढ़ने से मतलब मेंटली आदमी स्ट्रॉन्ग होता है, बट फिजिकली और मेंटोरशिप, उसके अंदर लीडरशिप वो आती है गेम्स से, स्टेज से, किसी से बात करने से। अगर आप पढ़ते ही रहेंगे तो उसके बाद कुछ खाली यही होगा कि आपके पास एक पेन और एक कॉपी की नॉलेज होगी, न कि लोगों की नॉलेज। लोगों की नॉलेज तब होती है जब लोगों के पास जाते हैं, हम उससे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जी सर, जैसा कि सर का बताना है कि गेम्स का, तो गेम से एक बातें आ जाती है। हमारे इस कॉलेज में गेम का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, और सर खुद बैडमिंटन के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और सर के पास बैडमिंटन के अलावा और भी कई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट में सब प्रथम स्थान रहा है, जैसे कि मिमिक्री हो गई, तो वो आप यूट्यूब पे देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा कि जो मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी की इंटरव्यू की तैयारी सर आपने कहाँ से की है? रिटर्न एग्जाम की सर तैयारी सर क्या प्रोसीजर क्या था सर इसका? रिटर्न एग्जाम की बात करें तो इसका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम से पहले एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप के लिए सबसे पहले कॉलेज की सर टीपीओ सर हैं दिनेश सर, उनके थ्रू एक फॉर्म कंपनी से बात करके, उनके एचआर से बात करके, उनके एचआर विष्णु कुमार बहुत अच्छे हैं, तो उनसे बात की। तो उसके थ्रू हम लोग के पास कॉलेज के पास कैंपस ड्राइव के लिए एक मेल आया। उस मेल के थ्रू जो लिंक था उससे अप्लाई किया। अप्लाई करने के तुरंत 1 आवर बाद उनका रिस्पॉन्स आया, और हम लोग के पास एग्ज़ाम का शेड्यूल तय हो गया कि हम लोग का एग्ज़ाम 15 तारीख को होगा। 15 तारीख को एग्ज़ाम में कुल 47 स्टूडेंट्स बैठे। 47 स्टूडेंट बैठने के बाद उसका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ। इसमें 4 पोर्शन थे। इसमें 4 पोर्शन में 3 टेक्निकल के थे और एक बिहेवियर टेस्ट था। मे भी बिहेवियर टेस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोग को हल्के में लेते हैं। जी सर। और जो बिहेवियर टेस्ट ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। बिहेवियर टेस्ट में आदमी जो है मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर की हेल्प लेता है। टेक्निकल में आदमी इंसान हेल्प नहीं लेता है। टेक्निकल में क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्सिबल काउंटर सर्किट पूछेगा, थर्मोडायनेमिक्स पूछेगा, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के रिलेटेड पूछता है, या फिर थोड़ा सा मैथ जनरल एप्टीट्यूड में पूछ लेता है। पर बिहेवियर में एकदम अलग, वो पूछता है तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में कि तुम इस सिचुएशन में क्या डील करोगे, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम क्या करोगे, कंपनी में आग लगती है तुम क्या करोगे, तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा। तो उसमें इंसान कहता है कि चलो थोड़ी सी हेल्प ले लें, जैसे आजकल चलिए AI सिस्टम चल रहा है, उधर उधर जाता है। पर मे बी जो AI की ओर जाता है उसका एक रिस्पॉन्स A1 होता है कि इस कंडीशन में यही चीज़ कर सकते हैं। AI क्या करता है? AI का मतलब यही होता है कि AI ये बताएगा कि तुम एक आंसर लेके आएगा बेस्ट वही, पर कई कई कंडीशन में वो बेस्ट आंसर बेस्ट नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं गूगल मैप का। गूगल मैप क्या होता है, AI तो है जी सर, वो रूटिंग करता है, मतलब सबसे शॉर्ट रूट लेके आता है।
पर शॉर्ट रूट कभी कभी घातक हो जाता है। ये सुना होगा बरेली में एक काम हुआ कि सीधे मतलब उसने बताया कि वो पुल पूरा बना नहीं था और नीचे गिर जी गई। सर, जी सर। वही वाला हाल होता है जो एआई की हेल्प लेता है जी सर। अपने एग्जाम में जब बिहेवियर टेस्ट कराने के लिए। तो बिहेवियर टेस्ट अपने आप थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, जी सर। टाइम टेक करो, बिहेवियर टेस्ट अपने आप करो, तुम्हारा रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जी सर। सर जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के टाइम पे डर लगता है, सर आप अपने फ्रेशर्स को सर ऐसा सर क्या बताना चाहेंगे जिससे कि उनका डर दूर हो जाए? इंटरव्यू के टाइम पे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सबसे ज़्यादा डर बिल्कुल लगता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो इंटरव्यू डर नहीं लगता। क्यों? अगर फ्रेशर को डर लगता है इंटरव्यू के लिए तो वाइवा देने जा रहे, वाइवा भी तो एक तरह का इंटरव्यू है। जी सर। तो वहाँ पे भी डर लगना चाहिए, पर वहाँ पे नहीं लगता। क्यों लगता है कि टीचर है ले लेंगे, टीचर है क्या हुआ, ज़्यादा मार्क्स देंगे। वहाँ पे इंटरव्यू में डर क्यों लगता है? वहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि मुझे जॉब मिलेगी 50,000 की, 40,000 की, 30,000 जी की, सर। छूट ना जाए। जी। जहाँ छूट ना जाए आता है वर्ड, तो यहाँ से धक 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 चालू होती है। जी सर। तो वो चीज़ दिमाग से हटाओ, एक वाइवा समझ के जाओ इंटरव्यू देने और अपना बेस्ट दे दो, हो जाएगा। और मेरा तो ऐसा था कि मेरा सबसे फर्स्ट इंटरव्यू था जी। वहाँ इंटरव्यू में सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही था। जी सर। तो सब लोग लड़के जितने थे वहाँ पे, अरे भाई तुम्हारा कैसे होगा, क्या होगा, तुम्हारा तो पहला है, तुम्हारे से 4 ऐसी तैसी कर देगा। भाई ठीक ठीक, हाँ सिर हिलाते हो, दूसरों की सुनो नहीं। उस समय तो अपना ये इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हेडफोन लगा लो, गाने सुनो अरिजीत सिंह के, उसी में वो क्या कहते हैं, अरिजीत सिंह के गाने सुनने में तुम्हारे माइंड में पीसनेस आती है। जी सर। तो अपने दिमाग को जितना ठंडा कर लो। मैं गया था, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट मतलब पहले ही सबसे मतलब लंबा इंटरव्यू लंबा चला, 40 मिनट समथिंग चला। इसके बाद मैं निकला, मेरे चेहरे की तो खुशी थी, बाहर वालों की हवाइयाँ उड़ गई थी। उन्हें लग रहा था 40 मिनट का हुआ, मेरा क्या होगा। तो ऐसे ही होता है, मतलब कुछ प्रेशर नहीं लेना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा सर ये रहेगा, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा कहा जाता है कि रिज्यूमे जितना आपका अच्छा हुआ सिलेक्शन का प्रोसीजर उतना तेज हो। तो सर रिज्यूमे हम कैसे मजबूत बना सकते हैं? क्या सर्टिफिकेट इंटर्नशिप उसमें ऐड कर सकते हैं? हाँ, रिज्यूम से असर तो पड़ता है। रिज्यूम का जैसे जितना अच्छा रिज्यूम होगा, मतलब वैल्यू ये नहीं करता जितना अच्छा रिज्यूम होगा, वैल्यू ये करता है रिज्यूम में जो चीज़ है वो तुम्हारे पास है कि नहीं है। जी सर। मान लो हमने रिज्यूम बना लिया आज, मतलब हमने रिज्यूम बनाया कि आई हैव गॉटेन 98% इन द हाई स्कूल एंड 12th स्टैंडर्ड का क्या कहते हैं टेंशन लग के पास हो गए। उन्होंने सर्च किया, तुम क्वेश्चन पूछ लिए, अब तुम्हें आ नहीं रहे हैं, तुमने उस बना दिया R&D डिपार्टमेंट से मैंने ये काम किया है, प्रोजेक्ट मेरा टाटा मोटर्स से था, उसमें मैंने इंजन की असेंबली पूरी खोल दी, असेंबली कर दी। तो इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी दिखाने में कभी कभी लॉस हो जाता है। जी सर। वो पूछ लेता है। जैसे R&D डिपार्टमेंट जो है, उस वाले डिपार्टमेंट में जहाँ तक मेरी मान है तो R&D डिपार्टमेंट ऐड ना करें। लोग R&D डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा ऐड करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मारुति सुजुकी कंपनी सबसे ज़्यादा उसी पे काम करती है। जी सर। सर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सर बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है कि जो टेक्निकल सर सब्जेक्ट में ज़्यादा सर प्रैक्टिकल नॉलेज से सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सर थ्योरी से? प्रैक्टिकल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सर क्वेश्चन किस टाइप के सर पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे शुरुआत करेगा वो तुम्हारे अपने इंट्रोडक्शन से। जी सर। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन की 2 लैंग्वेज होती हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। जी सर। अब लोग कहते हैं कि इंग्लिश बेस्ट है। हाँ, जिसको आता है उसके लिए बेस्ट है। जो कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं है वो हिंदी में भी दे सकता है। हिंदी इंग्लिश से भी ज़्यादा बेस्ट है। यस। या अगर हिंदी में वो अपना इंटरव्यू अच्छा देगा तो उसका इंग्लिश से ज़्यादा चांस है कि हिंदी में हो, उसकी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप जान ही गए, कुछ लोगों की डाउट होता है कि हिंदी में इंटरव्यू देना है हमको इंग्लिश में। तो साधारणतः आप समझ गए हैं कि हिंदी भी बहुत बेस्ट लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी को अच्छे से बोलना चाहते हैं या अच्छे से शब्द उच्चारण करना चाहते हैं तो हिंदी को अच्छे से पढ़ें, वो भी इंटरव्यू के लिए मान्य होती है। तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन भी करनी चाहिए इंटरव्यू में कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है, इंटर कहाँ से किया। इंटर के लिए जहाँ तक डिप्लोमा वाले इंटर को मेंशन ना करें। अगर इंटर को मेंशन भी कर रहे हैं तो आई गॉट पास इतना, ना कि उसकी परसेंटेज उनमें मेंशन करने का है। सर आपने जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सर उसकी सर तैयारी सर कहाँ से की थी, या इन विषयों को सर कैसे सर कवर किया? एप्टीट्यूड टेस्ट को का तैयारी तो फर्स्ट ईयर से ही चालू हो जाती है। मैं भी आप जानते हैं कि उसमें रीजनिंग होती है, मैथ के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ईयर से ही आप
कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लास्ट ईयर टाइम में ना जाएं कि लास्ट ईयर में हम जाएंगे 5th सेमेस्टर से चालू करेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। सर जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि क्या कम्युनिकेशन स्किल का भी हमारा सर इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू पे? सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो कम्युनिकेशन स्किल का ही है, ना लैंग्वेज ना नॉलेज का तो बहुत कम। अगर CS तुम्हारी ख़राब है तो फिर इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। आपके फेस एक्सप्रेशन भी इफेक्ट डालते हैं कि आपके फेस में वहाँ पे स्माइल है कि नहीं, आप नर्वस तो नहीं हैं। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि बैकलॉग लग जाता है सर, तो उसका सर क्या प्रोसीजर रहता है? उस टाइम DV के टाइम पे सर बाहर कर दिया जाता है फिर? बैकलॉग्स का मेनली यही होता है कि बैकलॉग्स अलाउड होते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा साथी रहे, तो वैसे बैकलॉग्स तो पेपर जो फॉर्म फिल होता है तभी नहीं अलाउ होता है, पर वहाँ पे 0 बैकलॉग्स लिख के अपना काम चला लेते हैं। उसके बाद से जब लास्ट टाइम में हो, आप लोग को मैं भी सलाह दूंगा कि अगर आपकी बैकलॉग्स हैं तो आप जब फॉर्म, तो उस समय घबराएं नहीं जब पेपर के फॉर्म फिल करने जा रहे हो। मैं जानता हूँ, ये जानते हो, थोड़ा जानता है। जी सर। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी बैकलॉग है तब भी आपको घबराना नहीं है। जब आपको जो फॉर्म आता है भरने के लिए उसको थोड़ा हाइक कर सकते हैं, बट जब तक आपका प्लेसमेंट का पूरा फाइनल लिस्ट आने को हो तब तक बैक क्लियर हो जाना चाहिए। कुल मिला के 6 सेम तक तुम लास्ट में बैक क्लियर कर लो, फिर तुम्हें बैक से कोई दिक्कत नहीं। DV तुम्हारी जाके अगस्त में होगी जी, अगस्त तक तुम्हारा बैक का रिजल्ट क्लियर सब हो जाएगा। और मैंने इतना उम्मीद है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली के बच्चे और कई बाहर के भी अगर देख रहे हैं तो वो भी क्लियर कर सकते हैं, इनके अंदर इतनी तो एनर्जी है। जी सर, आपका जैसा कि इतनी सारी कंपनियों में सर सिलेक्शन हुआ है, प्लेसमेंट हुआ है सर, तो आप सर किस कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहेंगे? सारी कंपनियों का सर मतलब अगर रेशियो देखा जाए तो आपके हिसाब से सर कौन सी बेटर रही जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहेंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं अपने हिसाब से दूं तो मेरी ब्रांच ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है। मैंने टोयोटा क्यों सिलेक्ट की? टोयोटा में मतलब मेरा हुआ, अगर मैं टोयोटा के लिए अगर नहीं जाता तो मेरी बेवकूफ़ी होती, क्योंकि टोयोटा मेरी ऑटोमोबाइल कोर ब्रांच है। कोर ब्रांच वाली हमेशा याद रखिए, मेरी ब्रांच ऑटोमोबाइल है तो मैं ऑटोमोबाइल वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन IT या कुछ भी हो, उनकी ब्रांच अगर कोर ब्रांच है जो, उसी ब्रांच की जॉब सिलेक्ट करें, क्योंकि उससे इनका फ्यूचर है, ना कि अदर ब्रांचेस में। जैसे कि सर अगर आप बात कर रहे हैं कि जो बेस्ट कंपनियां हैं अगर आप उन्हें प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो सर जैसे अगर आप टोयोटा की स्कॉलरशिप आपको मिली थी, टोयोटा में जॉब भी है, सिक्योर जॉब। हाँ, सिक्योर जॉब भी है, तो सर उसमें या अन्य कंपनी में जैसे सर आपका मारुति सुजुकी में सर हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है, सर इसमें सर आप अपने भविष्य को सर किस रूप में देखते हैं कि आप इनको ज्वाइन करके एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहेंगे या सर इसे मेरी आशा है कि इसकी जॉब ज्वाइन करने के बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए और बढ़ूंगा, और हायर एजुकेशन की ओर बढ़ने के साथ साथ मैं जो अपनी एक्टिविटीज़ करता हूँ, जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ, मेरे जो गेम्स से रिलेटेड, मेरी मेरे अंदर जो डिबेट्स रिलेटेड है, मेरी पॉलिटिकल रिलेटेड है, मेरी मिमिक्री रिलेटेड है, वो भी वहाँ पे कैरी ऑन रखूँगा। और उसके साथ साथ मैं अगर बीटेक करा, कॉलेज वो बीटेक भी करा रही है, तो हमें एक प्रेफरेंस है कि आगे चल के सीनियर इंजीनियर या फिर HR डिपार्टमेंट तक हो सके तो जरूर कोशिश करूँगा, ट्राई कर। सर का लास्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि जो छात्र आने वाले जो फ्रेशर हैं वो प्लेसमेंट की तैयारी सर कर रहे हैं, तो सर किन महत्वपूर्ण सर बिंदुओं पे उन्हें ध्यान देना चाहिए और किस कौशल पे ध्यान देना चाहिए? अपनी जो स्किल्स हैं ऑटोमोबाइल के खासकर स्टूडेंट, उन्हें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? जैसे उनका मारुति सुजुकी जैसे जैसे आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ है तो उनका भी आगे भविष्य सुधरे। स्पेशली सबसे पहले जो आए उनके लिए ये होना चाहिए कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। सामने वाले को हमेशा, मैंने मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैं मेरे एटीट्यूड समझो, ईगो समझो या कुछ भी समझो, सामने वाले को अपने से कम ही आना चाहिए। उसके अंदर तो मतलब अपने अंदर इतना एटीट्यूड रखो, सेल्फ पॉजिटिव एटीट्यूड, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड। सामने इंटरव्यू भी ले रहा है तो ये समझो कि वो जो पूछ रहा है उससे ज़्यादा मुझे आता है, हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अच्छा है, फेस एक्सप्रेशन अच्छा है, उसके सामने स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, उसको भी हंसा रहे हो साथ में, तो तुम्हारा सिलेक्शन, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते हैं उससे भी होता चला जाएगा। अगर तुम्हें अंदर से वहीं पे नर्वस हो जाते हो कि नहीं अरे यार वो तो HR है, उसकी सैलरी 3 लाख है, MBA फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ये वो, तो फिर उसके बाद दिक्कत यही होती है कि दर्द की वजह से नहीं हो पाता है
क्यों नहीं हो पाया, इसी कुछ रीजन हुए क्योंकि अपने कॉलेज के प्लेसमेंट हाई और हो सकते थे। 47 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे, 9 स्टूडेंट्स और यस सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन सर ये रहेगा कि कुछ लोगों का जैसे जो इंटरव्यू होता है वो फेस टू फेस होता है जाकर, किसी का ऑनलाइन होता है, तो सर मतलब दोनों में सर क्या क्या डिफरेंस, दोनों की रणनीतियाँ अलग हैं या सर एक ही है? जैसे आपने कहा सर कि थोड़ा फेस फेस में रहनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उस हिसाब की रहनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस पे भी काम करना चाहिए। हाँ, जैसे फेस टू फेस तो सर ड्रेसिंग सेंस हम अलग रहेगा, बट ऑनलाइन सर इसका क्या रहेगा, वो सर आप डिफरेंस उसके बीच बता देंगे। ड्रेसिंग सेंस तो सबसे पहले बेस्ट होना चाहिए, टाई, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक शूज़, ब्लैक पैंट, उसके साथ आपकी फेस की मतलब उस समय जैसे दाढ़ी हो गई और हमारी एब्रोज की जो होती है वो भी थोड़ा काम करती है वहाँ पे, तो ये सब सही होना चाहिए। उसके साथ मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या था ना? जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन था जैसे ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेस्ट कौन सा होता है? जी ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ तक देखा जाए दोनों इक्वली होते हैं, पर जहाँ तक देखा जाए अगर तुम आप फेस एक्सप्रेशन और तुम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को जहाँ ज़्यादा जाहिर कर सकते हो वो है आपका ऑफलाइन इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू में आप जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी स्माइल, अपने एक्सप्रेशन सब कुछ जाहिर कर रहे हैं। ऑनलाइन में जाहिर नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में मतलब कि कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी वॉइस इशू हो जाता है, कभी एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है कभी एयर का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आवाज़ वाइब्रेट करती है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आती है। पर ऑनलाइन अब तो जैसे कि वहाँ HR डिपार्टमेंट के पास काफ़ी अच्छी हाई टेक्नोलॉजी का सिस्टम होता है, पर हमारे पास नहीं होता है, तो अब भी वो लोग समझ जाते हैं, तो ऑनलाइन भी बेस्ट है, पर जहाँ तक मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। जी सर, जैसा कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, यहाँ आपको वो छोटे से छोटे बिंदुओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हुआ है जो आपको अदर किसी जगह से नहीं होता। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे रितेश सर का, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण समय आपके लिए निकाला, तो धन्यवाद सर। और एक लास्ट बात है कि जूनियर्स के लिए या कि मेरे बैचमेट्स हैं जो आगे इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर जो बाहर के हैं, उनको स्ट्रेस नहीं लेनी, जस्ट चिल करते रहो और मस्ती ज़रूरी है, मस्ती के बिना कुछ नहीं होगा। सर थैंक यू सर।